तो देखिए आज अपन बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1526 तक, 1206 से लेकर के 1526 ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। अब देखो दिल्ली सल्तनत में अपन कौन कौन से वंशों का अध्ययन करते हैं, तो 5 रूप से मुख्य अपन वंशों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश की बात करें तो देखो 12 से 6 से शुरू हो रहा है ना, इसका मतलब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और 1290 तक ये गुलाम वंश रहा था। ऐबक से लेकर दिल्ली सल्तनत का अपन संस्थापक किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐबक से लेकर के ट्यूमर्स तक, ऐबक ऐबक से लेकर के ट्यूमर्स तक, ठीक है, ट्यूमर्स तक ये है आपका गुलाम वंश। अब गुलाम वंश को भी और कई नामों से जानते हैं, उसके अपन बाद में बात करेंगे। दूसरा अपना जो वंश है जिसका अपन अध्ययन करने वाले हैं वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश, अब देखो 1290 में यहाँ पर गुलाम वंश पूरा हो रहा है, तो 1290 से शुरू होगा ये, 1290 और 1320 तक चलेगा। ठीक है, कौन सा आपका खिलजी वंश? तो जलालुद्दीन से लेकर के मुबारक खिलजी तक, जलालुद्दीन जलालुद्दीन से लेकर के मुबारक मुबारक खिलजी तक। और सबसे कम समय तक यही था, सबसे कम समय तक, सबसे कम, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जिस 5 वंशों ने शासन किया था तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा था? आपका खिलजी वंश था। अब देखो बात करते हैं, अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश, देखो तुगलक वंश है तो 1320 तक आपका खिलजी वंश चला है, इसलिए 1320 तक में ये शुरू होगा और ये आपका चलेगा 1414 तक। ठीक है, ये आपका तुगलक वंश। और अब तुगलक वंश की जो स्थापना है ये आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, और गयासुद्दीन से लेकर के आपके नासिरुद्दीन महमूद तक चलेगा ये। गयासुद्दीन से लेकर के गयासुद्दीन से लेकर के नासिरुद्दीन 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 महमूद महमूद तक। और ये सबसे अधिक समय तक, अब से देखो यहाँ से 1320 से लेकर के 1420 तक ही आ गया, लगभग केवल 6 साल कम है, यानी 94 वर्ष तक। तो सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा है? आपका ये तुगलक वंश हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला है सैयद वंश। देखो तुगलक वंश है 1414 से लेकर के, तो 1414 खत्म हो रहा है, इसका मतलब 1414 में सैयद वंश शुरू होगा और ये 1451 तक चलेगा। खिज्र खां से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, पांचवा और अंतिम जो वंश है वो है आपका लोधी वंश। लोधी वंश, अब लोधी वंश लास्ट का है 1451 से लेकर। अब देखो दिल्ली सल्तनत में लास्ट बताया था 1526 में, तो 1526 तक। और लोधी वंश की स्थापना की थी आपके बहलोल लोधी से। बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी और बाद आपका इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी से लेकर के इब्राहिम लोधी, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में इन 5 वंशों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। एक बार फटाफट देख लो, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चली थी। उसके बाद में बाबर ने आक्रमण किया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी, और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आपके बाबर थे। तो 1526 तक अपन पढ़ेंगे, जिसमें 5 वंश है मुख्य रूप से। पहला आपका गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक, ऐबक से लेकर क्यूमर्स तक। दूसरा है आपका खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, जलालुद्दीन से लेकर के आपका मुबारक खिलजी तक अपन इसको मान सकते हैं। सबसे कम समय तक ये था। सबसे अधिक समय तक कौन सा हो जाएगा? आपका तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, गयासुद्दीन तुगलक से नासिरुद्दीन महमूद तक। ठीक है, और बाद में चौथा है आपका सैयद वंश 1414 से लेकर 51 तक, थोड़े समय तक ही था। खिज्र खां से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह है, और लास्ट का आपका है लोधी वंश, जो कि 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। बहलोल लोधी से लेकर आपका इब्राहिम लोधी तक। तो अब अपन नई हेडिंग डालते हैं, और वह आपकी गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं कि 1206 से लेकर 1290 तक इस वंश की
ने शासन किया था। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया था। अब देखो इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, तो देखो गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए हैं सभी शासक या तो गुलाम थे या गुलाम की संतान थे। इस कारण इस वंश को दास या गुलाम वंश कहा जाता है। इसी वंश को क्या नाम दिया जाता है, दास वंश के नाम से भी जानते हैं, या इसको अपन गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस वंश के सभी शासक या तो गुलाम थे, खुद गुलाम थे, या खुद नहीं थे तो गुलाम की वो संतान थे। केवल और केवल इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के जो सभी शासक हैं उनका संबंध तुर्की के इलबारी कबीले से था। इस कारण इस गुलाम वंश को या दास वंश को इलबारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। एक नया नाम आ गया, इलबारी वंश। इलबारी वंश, अब ये छोटी बड़ी मात्रा आप देख लेना, ठीक है, इलबारी वंश आएगा, ठीक है, इलबारी वंश, शायद मेरे हिसाब से ये बड़ी मात्रा आएगी, है ना, इलबारी वंश। तो सबसे पहली बात क्या है, इस वंश के सभी शासक या तो खुद गुलाम थे या गुलाम की संतान थे। इस कारण इसको दास वंश कहा जाता है या गुलाम वंश कहा जाता है। केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासकों का जो संबंध है वो तुर्की के इलबारी कबीले से था। इस कारण इस वंश को इलबारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं इसमें आपका है पहला शासक जो इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हालांकि अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप जो मुख्य शासक है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में आपका बलबन, ठीक है। इस वंश के मुख्य शासक कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपके इस वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर आपका दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो आपका इल्तुतमिश को माना जाता है। और बलबन के बारे में तो भाई साहब कहना ही क्या है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो ये तीनों शासक स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे और इसके बाद में इनको दास बनाया गया था। देखो क्या होता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होता है और उसे बाद में दास बनाया जाता है उसे मामलुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मामलुक कहा जाता है, मामलुक। इसलिए इस वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होता है और उसे बाद में दास बनाया जाता है उसे मामलुक कहा जाता है। इसलिए इतिहासकार ये एक हबीबुल्लाह है, इसलिए हबीबुल्लाह ने इस वंश को यानी गुलाम वंश है इसको मामलुक वंश भी कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस वंश के जो प्रमुख शासक हैं जिसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, ये सभी व्यक्ति स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए हैं लेकिन इनको बाद में दास बनाया गया है। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होता है और उसे बाद में दास बनाया जाता है उसे मामलुक कहा जाता है। इसलिए इतिहासकार हबीबुल्लाह ने, यह भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा इतिहासकार आपका, हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश कहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो आपका गुलाम वंश है इस वंश के सभी शासक क्या थे, तुर्क थे। इसलिए इस वंश को आदि तुर्क वंश भी कहा जाता है, आदि तुर्क वंश, आदि तुर्क वंश भी कहा जाता है। तो देखो कितने नाम हो गए, 5 नाम हो गए ना। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश। ठीक है, अब इस वंश के सभी शासक या तो खुद गुलाम थे या गुलाम की संतान थे, इसलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है या दास वंश कहा जाता है। फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर बाकी सभी शासक वो तुर्क के इलबारी कबीले से संबंधित थे, इसलिए इसको इलबारी वंश भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण शासकों में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, ये सभी शासक, ठीक है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए थे, बाद में इनको दास बनाया गया था। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होता है बाद में उसको दास बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मामलुक कहा जाता है। इसलिए इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसको मामलुक वंश कहा है। उसके बाद में इस वंश के जो सभी शासक हैं ये आपके तुर्क थे, इसलिए इसे आदि तुर्क वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको बेसिक हैं गुलाम वंश के बारे में ध्यान में रखनी है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो अगली जो अपनी हेडिंग रहने वाली है वो है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका कालक्रम क्या है। तो 1206 से लेकर के 10 तक, बहुत सरल है, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। 1206 से लेकर 1210 तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो ना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले तो ये बात है दिल्ली सल्तनत, अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का क्या है, ये संस्थापक।
अगर आपको ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तब भी कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तब भी कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब ये गुलाम था, तो गुलाम किसका गुलाम था ये, तो ये गोरी का गुलाम था। इसका गुलाम, गोरी का गुलाम। आप होगे सर आप आपकी गोरी का तो सही गुलाम हुए, ठीक है। तो गोरी कौन, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, ठीक है। आप वाली गोरी नहीं है, ये मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी ने इसे कौन से प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त किया था, तो मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था और भारत के जो प्रदेश जीते थे, मुख्य रूप से दिल्ली और अजमेर, तो दिल्ली और अजमेर का इसको प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है। दिल्ली और अजमेर का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दिल्ली और अजमेर, दिल्ली और अजमेर का इसको प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है। अब देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको और किन के नामों से जाना जाता है, इसको कुरान खां के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं कुरान खां। ये कुरान का सुरीला पाठ करता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से जानते हैं। ये लाखों में दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। हाथियों के लिए अलग से इसने एक विभाग की स्थापना की थी। हाथी को कहते हैं पील, इसलिए इसको पील बख्श के नाम से भी जानते हैं, पील बख्श, पील बख्श। और इसको द्वितीय हातिम भी कहा जाता है, द्वितीय हातिम, द्वितीय हातिम। देखो द्वितीय सिकंदर, देखो जब अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक किया था, उस समय उसने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, इसलिए द्वितीय सिकंदर तो किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। हालांकि अमीर खुसरो ने उसे विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा कहा है, उनकी बात अपन नहीं करेंगे। अपन यहाँ पर देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, तब उस समय बात करेंगे। इतना ही ध्यान रखना है, द्वितीय सिकंदर तो किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय हातिम किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुरान का सुरीला पाठ करता था, इसलिए कुरान खां कहा जाता है। लाखों की संख्या में दान देता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता है। हाथी को पील कहते हैं, इसलिए इसको पील बख्श कहा जाता है। और द्वितीय हातिम भी किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की अपन बात कर रहे हैं, तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते समय कौन सी उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि अपन आगे बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। तो फिर इसे क्यों नहीं माना जाता, हालांकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यही है, गुलाम वंश का संस्थापक यही है, लेकिन वास्तविक संस्थापक ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब शासक बना था, 1206 में। तो जब 1206 में ये शासक बना था, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ये बात ध्यान में रखनी है। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। तो फिर कौन सी उपाधि धारण की थी, मलिक और सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार, ये उपाधियां इसने धारण की थी। एग्जाम में पूछा जाता है मलिक और सिपह सालार उपाधियां किसकी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां थी, ठीक है। इसकी उपाधि कौन सी नहीं थी, सुल्तान इसकी उपाधि नहीं थी, आपको ध्यान में रखना है। और इसने राजधानी किसको बनाया था, इसने लाहौर को राजधानी बनाया था। अब ये सोचने वाली बात है, दिल्ली सल्तनत अपन पढ़ रहे हैं और लाहौर को ही इसने राजधानी बनाए रखा, दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाया था। इसलिए अपन आगे बाद में इल्तुतमिश की बात करेंगे, तो इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करेगा, इसलिए अपन बात करेंगे कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर आपको केवल इतना ही पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर का इसको प्रशासक नियुक्त किया था। इसने कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श, द्वितीय हातिम किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 1206 में जब इसने स्थापना की थी, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिक और सिपह सालार की उपाधि इसने धारण की थी। और इसने राजधानी किसको बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान रखनी है। और भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अपन वैवाहिक नीति की बात करते हैं। देखो कौन सी नीति, ऐबक की वैवाहिक नीति, वैवाहिक नीति, ऐबक की वैवाहिक नीति। देखो वैवाहिक नीति में ऐबक ने क्या किया था, सबसे बड़ी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्वयं का विवाह है वो यल्दौज की पुत्री से किया था। तो यल्दौज का ये दामाद हो गया, इसलिए यल्दौज इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो स्वयं ने क्या किया था, स्वयं ने क्या किया था, स्वयं ने यल्दौज की पुत्री से, यल्दौज की पुत्री से विवाह किया था, यल्दौज की पुत्री से विवाह किया था। जो भी शासक बनता है अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुदृढ़ रखने के लिए वैवाहिक नीति का सहारा लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसने भी वैवाहिक नीति का सहारा लिया था, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऐबक की वैवाहिक नीति। तो ऐबक ने स्वयं
का जो विवाह है वो यल्दौज की पुत्री से किया था, यल्दौज की पुत्री से। और अपनी बहन का जो विवाह है वो कुबाचा से किया था। अपनी बहन का विवाह है, अपनी बहन का विवाह किससे किया था? कुबाचा से किया था, कुबाचा। अब आप कहोगे ये यल्दौज कुबाचा ये क्या है? देखो अब आपको बोलते हैं कि अकबर, तो अकबर आपको अटपटाने लगता है, लेकिन यल्दौज और कुबाचा आपको सुना हुआ नहीं इसलिए अटपटा सा लगता है ना। तो थोड़ी देर में ये अपने क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार आप केवल इतना ही ध्यान में रखो कि यल्दौज की पुत्री से खुद ने विवाह किया था और अपनी बहन का जो विवाह है वो कुबाचा से किया था। और अपनी जो मतलब पुत्री है उसका विवाह इल्तुतमिश से किया था। अपनी पुत्री का विवाह है, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी ऐबक की वैवाहिक नीति है। ऐबक ने 1208 में यल्दौज को पराजित किया था और गजनी पर अधिकार किया था, लेकिन मात्र 40 दिन तक ही उसका गजनी के ऊपर अधिकार रहा था। ठीक है, फिर ऐबक ने 1208 में ही गौर का शासक था गयासुद्दीन महमूद, जो कि मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उससे दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त किया था। और ये दास्ता का जो मुक्ति पत्र है ये किसके द्वारा लाया गया था? हसन निजामी के द्वारा। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। देखो 1206 में क्या हुआ था, इसका ये संस्थापक बना था दिल्ली सल्तनत की, इसने स्थापना की थी। 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी और 1210 में इसको जीवन से मुक्ति मिल गई। बस ये तीन ही डेट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से देखो, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, या अपन यूं कहें कि आपका गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी, यानी 1208 में गौर का शासक था गयासुद्दीन महमूद, जो कि मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उससे दास्ता का मुक्ति पत्र इसको प्राप्त हुआ था। और ये मुक्ति पत्र लेकर कौन आया था? तो इसका दरबारी था हसन निजामी। हसन निजामी ये दास्ता का मुक्ति पत्र लेकर आया था। हसन निजामी का एक जो ग्रंथ है उसका नाम है ताज उल मासिरी। तो ताज उल ऐबक के दरबार में था हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, ये विद्वान थे, ये दोनों ही आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। ये आपको ध्यान में रखना है। 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिली थी और 1210 में चौगान खेलते समय, पोलो जैसा खेल होता है चौगान, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो 1206, 1208 और 1210 तीन ही डेट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में मैंने आपको बताया था एक तो हसन निजामी और एक फक्र ए मुदब्बिर, ये नाम भी आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है हसन निजामी, हसन निजामी, दूसरा है फक्र ए मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे। अब हसन निजामी ने तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? ताज उल मासिरी। और फक्र ए मुदब्बिर इसका ग्रंथ है आदाब उल हर्ब या साजार ए अंसाब। हालांकि अपन दिल्ली सल्तनत का जो स्रोत है उससे रिलेटेड भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो आप अपन दिल्ली सल्तनत खत्म होते समय आप याद दिला देना, तो उसमें ये सारे ग्रंथ और जो लेखक हैं विद्वान है ये उसमें आ जाएंगे। एक बार आप इनका नाम याद रख लो। हसन निजामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ताज उल मासिरी, जबकि फक्र ए मुदब्बिर ने आदाब उल हर्ब या साजार ए अंसाब नाम का ग्रंथ लिखा था। इस फक्र ए मुदब्बिर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रथम वजीर था और भारत में प्रथम मुस्लिम राजनीतिक चिंतक कौन है? तो आपका फक्र ए मुदब्बिर है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो फक्र ए मुदब्बिर है इसके अनुसार ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिनार और दिरहम नाम का सिक्का चलाया था। इसके अनुसार ही कुतुबुद्दीन ऐबक का एक तो दिनार और दिरहम नाम का सिक्का चलाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी सिक्का नहीं मिला है। लेकिन इस फक्र ए मुदब्बिर के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिनार और दिरहम नाम का सिक्का चलाया था। और अंततः 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये इतनी ही बात आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान में रखनी है।